गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 4 में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें कैसे प्राप्त होते हैं? देखिए, जब कोई गैसीय अणु माइक्रोवेव रेडिएशंस को अवशोषित करता है तो रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होते हैं एंड हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जो अणु हैं उसमें 3 प्रकार की इंटरनल एनर्जी मिलती है: इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। अतः इन एनर्जी से रिलेटेड भी एनर्जी लेवल अणु में पाए जाते हैं। रोटेशनल एनर्जी से रिलेटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। और जब हम अणु पर माइक्रोवेव रेडिएशंस डालते हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, माइक्रोवेव की एनर्जी होती है 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर हम अणु पे डालते हैं तो रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। देखिए, प्लांक ने बताया था कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं, अतः कुछ वैल्यू ही एनर्जी की परमिसिबल होती हैं, अनुमत होती हैं। अनुमत एनर्जी लेवल्स का मान हम श्रोडिंगर समीकरण के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रम वे ही अणु दर्शाते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट पाया जाता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जाम्पल है HCl। इसमें डायपोल मोमेंट मिलेगा प्लस और माइनस। CO, H2O, NO। जो लीनियर मॉलिक्यूल हैं और समनाभिकीय द्विपरमाणिक अणु हैं उनमें जो डायपोल मोमेंट है वो आपको सुनने मिलेगा। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, लीनियर मॉलिक्यूल में CO2 हो गया। सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल, तो इनके अंदर जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है? 0। ठीक है, इन चारों में। सो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसकी जो रेंज है वो रेंज आपको मिलेगी रोटेशनल स्पेक्ट्रम की रेंज 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है रिजिड रोटेटर। यहाँ पर रिजिड का मीनिंग है कि जो अणु में रासायनिक बंध का निर्माण हुआ है तो जो परमाणुओं की जो बीच की दूरी है वो घूर्णन के साथ अपरिवर्तित रहती है एंड ये घूर्णन को प्रदर्शित कर रहा है। ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल रोटेटर। सेकंड है लीनियर रोटेटर। थर्ड है सिमेट्रिकल। एंड फोर्थ है एसिमेट्रिक रोटेटर। स्फेरिकल रोटेटर में क्या है, जो जड़त्व आघूर्ण है वो इन तीनों के मान क्या रहेगा? समान रहेगा स्फेरिकल रोटेटर में। लीनियर रोटेटर में जड़त्व आघूर्ण का एक मान पाया जाता है। सिमेट्रिकल रोटेटर में जड़त्व आघूर्ण के 2 वैल्यू पाई जाती है।
और एसिमेट्रिक रोटेटर में जड़त्व आघूर्ण की 3 वैल्यू आपको मिलेंगी। एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल रोटेटर, इसका एग्जाम्पल है CS4SF6। संरचना देखते हैं SF6 की। ये X, ये Y, ये Z हो गया। तो यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण है ये क्या है, तीनों के मान क्या है, समान है। और यहाँ पर जो है इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता, अतः ये घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लीनियर रोटेटर। इसके जो एग्जाम्पल हैं HCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अंदर जो जड़त्व आघूर्ण का एक ही मान पाया जाएगा, ये Cl हो गया, ये H हो गया। तो यहाँ पर IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड IA और IB का मान क्या रहेगा, बराबर। ठीक है। उसके बाद में थर्ड है सिमेट्रिकल रोटेटर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमोनिया। इसके अंदर क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के जो है 2 मान आपको मिलेंगे, IA और IB का मान क्या होगा, बराबर, एंड IC का मान अलग होगा। तो आपको जड़त्व आघूर्ण के कितने मान मिलेंगे, 2। उसके बाद में है एसिमेट्रिकल रोटेटर। इसका एग्जाम्पल है वाटर, H2O। यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण के 3 मान पाए जाएंगे, IA, IB एंड IC। तो ये हैं रिजिड रोटेटर। अब देखिए, जब किसी द्विपरमाणुक अणु को इस प्रकार घूर्णित किया जाए कि उनके जो परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वह परिवर्तित नहीं होती, डेट मीन्स अंतर परमाणुक दूरी परिवर्तित नहीं होती, तो उसे दृढ़ घूर्णक कहते हैं, रिजिड रोटेटर कहते हैं। यहाँ पर जो अणु ये दिखाया गया है इसमें 2 परमाणु हैं, A एंड B। यहाँ पर जो G है यह है गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र से A परमाणु की दूरी जो है वो RA है, गुरुत्व केंद्र से B परमाणु की दूरी RB है, और इन दोनों परमाणु के जो बीच की दूरी है वह R है। यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण है इस अणु का, उसका रिड्यूस मास एंड बंध लंबाई के साथ निम्न संबंध पाया जाता है। यहाँ पर ये रिड्यूस मास है जिसका मान होता है अब हम अगर 3 डायमेंशनल रिजिड रोटेटर लेके चलते हैं तो
उसके लिए जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, उसका मान होता है EZ एंड EX को हम बताएंगे स्क्वायर एंड एंगुलर मोमेंटम होता है ऐसे ही EY होगा, यहाँ पे Y आ जाएगा, EZ के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, EZ आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस समीकरण को मैं ऊपर और नीचे से I से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिलेगा IX, यहाँ IX, यहाँ IY और यहाँ IZ से मल्टीप्लाई करेंगे और अभी आपने देखा कि आई ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम हम J लेते हैं और टोटल जड़त्वा गुण I लेते हैं तो ये समीकरण निम्न हो जाती है। अब यहाँ पर जो J स्क्वायर आ रहा है उसकी वैल्यू हम श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होती है अब यहाँ पर हम J स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा आगे सॉल्व करते हैं। अब इस एनर्जी को हम वेव नंबर के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं E = h म्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज c/λ एंड वेव 1/λ क्या कहलाता है, वेव नंबर। तो यहाँ पर आपको अगर एनर्जी में hc का भाग देंगे तो हमें वेव नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर hc का भाग देने पर समीकरण हो जाएगी ये फंडामेंटल इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। यहाँ पे हमने एनर्जी में क्या किया है, hc का भाग दिया है। इसको हम रोटेशनल कांस्टेंट b से प्रदर्शित करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी b j+1 रोटेशनल कांस्टेंट b = क्या हो गया, 8π² IC, ठीक है। अगर आप J की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें जो वेव नंबर है वो प्राप्त होगा
0, जे का मान 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा 2b। जे का मान अगर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 6b। जे का मान अगर 3 लेके चलते हैं तो आपको मिलेगा 12b। अब हम एनर्जी डायग्राम पर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, अभी हमने ये जो एनर्जी गैप है वो अभी हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन के द्वारा निकाला था। 0, 2b, 6b, 12b, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 20b आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2b का। 6b आ रहा है तो यहाँ गैप बढ़ गया, फिर यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ गैप और बढ़ गया। तो इस प्रकार रोटेशनल एनर्जी लेवल में जो गैप है एनर्जी के बीच में वो क्या है, समान नहीं रहता है। अब जब ट्रांजिशन होगा रोटेशनल एनर्जी लेवल में तो यहाँ के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो है डेल्टा जे बराबर ±1। प्लस यहाँ पे अवशोषण के लिए है, माइनस उत्सर्जन के लिए है। कहने का मतलब है जे बराबर 1 से 2 में ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन यह ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। डेल्टा जे का जो डिफरेंस है वो कितना रहना चाहिए, ±1। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन देखते हैं तो अगर ये ट्रांजिशन हो सकता है, सेकंड ट्रांजिशन ये वाला भी हो सकता है, 1 से 2 1 का ही डिफरेंस है, ऐसे ही 2 से 3rd, 3 से 4। अब आप देखेंगे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, यहाँ गैप कितना आ रहा है, 2b का, ये 2b की लाइन आ गई। यहाँ गैप कितना आ रहा है, 4b का। 6b में से 2b किया तो कितना आया, 4b। फिर यहाँ पे 6b में 12b में से 6b गया तो कितना बचा, 6b। फिर आप देखेंगे यहाँ पर